इधर इधर। हाँ अब ठीक है, यही रख दो। हेडमास्टर साहब पूरा व्यस्त थे। अभी अभी माली फूल और माला लेकर आया था और उसे मंच के पीछे एक जगह रखवा रहे थे जिससे मौके पर खोजना ना पड़े। साहब 3 स्पीकर पर्याप्त है ना? एक डायस पर है और 2 मंच पर। स्पीकर वाले ने हेडमास्टर से पूछा। हाँ ठीक है, कहते हुए वह जलपान देखने चले गए। बहादुर कहाँ चला जाता है ये? जब बुलाओ तो गायब ही मिलता है। हाँ साहब। बहादुर फुर्ती से साहब को मुखातिब था। अरे वो बिजली वाला मिस्त्री तार मांग रहा था, उसी को तार दे रहा था। क्या करना है बताइए, जरा देखो पीने वाला पानी आ गया कि नहीं। ठीक है, कहकर बहादुर गलियारे में चला गया। पूरा स्कूल सजाया गया है। आज इस साल के सेवानिवृत्त शिक्षकों का विदाई समारोह है और हेडमास्टर तुलसीराम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। एकदम लस्त पस्त हुए। बाकी के शिक्षक अभी नहीं आए हैं। झल्लाहट के साथ वो मन ही मन सोच भी रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी न होने के कारण ही सब इतना देर लगा रहे हैं। अरे क्या उनका दायित्व नहीं है अपने साथियों को विदा करना? पर नहीं, उनको क्या, अतिथियों के साथ आएंगे और उन्हीं के साथ चले भी जाएंगे, मानो वह भी अतिथि ही हों। जाएं मेरी बला से, मुझे जो करना चाहिए वो मैं कर ही रहा हूँ, दूसरों से क्या। तुलसीराम मन ही मन खुद को संतुष्ट भी कर रहे हैं पर मना नहीं कर पा रहे। फिर अव्यक्त ध्वनि में कहते हैं, होगा मेरा क्या, जो बोएंगे वही तो काटेंगे। जब ये हेड होंगे तब पता चलेगा कि जिम्मेदारी क्या होती है। दूसरे के कंधे पर तो खूब बंदूक चलाएंगे पर पता चलेगा समय आने दीजिए। जो आज समय आ भी नहीं रहे हैं वह रात से ही आ जाएंगे और सबके जाने के बाद ही जाएंगे। तब पूछूंगा कि क्या बरखुरदार, अब बताओ जरा कैसी गुजर रही। क्या जवाब देंगे? बस खीस बना लेंगे। पर हमें क्या, हम तो हमेशा जिम्मेदारी से काम किए हैं, करेंगे। कोई छोटे थोड़े ही हो जाएंगे। ये सब सोचते सबको जरूरी निर्देश देते हुए तुलसीराम एक कुर्सी पर सुस्ताने बैठ गए। ये बात उनको भी खूब ज्ञात थी कि जब तक उनके कनिष्ठ हेड बनेंगे तब तक वे भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। धीरे धीरे अतिथियों का आना शुरू हुआ। सब अपना स्थान ले रहे थे। मंच संचालक बारी बारी से एक एक वक्ता को बुला रहे थे और सब अपने खट्टे मीठे अनुभव साझा कर रहे थे। सहायक शिक्षक मनोराम जी का आज विदाई समारोह था। मेरा अपना अनुभव है कि किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी का जब विदाई समारोह होता है तो उसमें कुछ विचित्र से किरदार जरूर पाए जाते हैं। एक तो उस विभाग का स्थानीय प्रशासनिक मुखिया, एक आतिथ्य, 2-3 वैचारिक मित्र, एक मंच संचालक जो बिना बात के भी अपनी रोड छाप शायरी उलीचने से बाज नहीं आता और उसके बाद दाद देने की भी प्रत्याशा में बना रहता है, यहाँ तक कि कोई शायरी रह न जाए इसके लिए बाकायदा एक कापी पेन लेकर डायस को अंगीकृत किए रहता है। बाकी सब मजबूरी बस रुके रहते हैं कि आज अंतिम औपचारिक मुलाकात है तो हम ही क्यों बुरे बने, जबकि उनकी नज़र हमेशा उपसंहार के बाद वाले जलपान पर ही रहा करती है। मनोराम जी एक दुबले पतले काया के मालिक थे। कमीज और पैंट उनका सबसे प्रिय पहनावा था और जब घर पर होते तो सफ़ेद परम सुख की धोती और बाजू वाली बनियान। शौकीन इतने ही थे कि गले में हमेशा एक सोने की चेन जरूर पड़ी रहती जो उन्हें शादी में मिली एकमात्र अमानत थी। आदिकाल से उनके पास एक चश्मा था जो अजर अमर था। शीशा इतना घिस चुका था कि अपारदर्शी हो गया था। जाने कैसे उसे लगाकर मनोराम जी इबारतें पढ़ा करते। मोटे फ्रेम वाला उनकी कमीज की जेब में हमेशा चश्मे का केस मौजूद रहता। उन्हें तंबाकू चबाने की बुरी लत थी। वैसे पसंद तो उन्हें पान खाना भी बहुत था पर किसी के खिलाने पर ही। अपने पैसे से तो शायद ही कोई उन्हें पान खाते देखा हो। जिस दिन वह स्कूल पान खाकर आ जाए सब समझ जाते थे कि आज जरूर कोई छात्र उन्हें पान दे गया होगा। बच्चों का कोई भी अपराध हो उन्हें पता था कि गुरुजी को पान खिला दो तो 7 खून माफ कर देंगे। इन छात्रों के सिवा उनका अपना था ही कौन।
शादी तो हुई थी पर बच्चे नहीं हुए। पत्नी उनकी गांव में ही रहा करती थी। एक बार दिमागी बुखार से उन्होंने ऐसे बिस्तर पकड़ा कि फिर नहीं उठी। मनोराम भी गांव नहीं जा पाए। ये 7 साल पहले की घटना है। उनका गांव उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में था और मुंबई में वे सायन के एक हिंदी शाला में मास्टर थे। जब से पत्नी गुजरी है तब से मनोराम मास्टर खिन्न रहने लगे हैं, एकदम से विरक्त। यद्यपि कभी वह पत्नी के साथ नहीं रहे, फिर भी पत्नी का न होना उन्हें खूब सताने लगा था। उस समय परिवार का कमाऊ सदस्य घर वालों की मर्जी के बगैर परिवार भी लिवा जाने में संकोच करता था। और जब समय के साथ आदमी जीना सीख जाता है तो रिश्तों की अहमियत भी आनुषंगिक हो जाती है, जैसे जीवन जीने का वही तरीका हो। आज की तरह नहीं था कि पत्नी आई नहीं कि पति को पल्लू में बांधकर घूमने लगे और पति भी कदाचित मौन स्वीकृति में ही रहे। तब यह संकोच का विषय माना जाता था। सारा संकोच इसी विषय में था कि यदि पति बाहर है तो क्या पत्नी को भी साथ ले जाने ही जरूरी है। खैर, मुझे यहाँ सिर्फ यही बताना था कि मनोराम जी की पत्नी ताउम्र गांव में ही रही। मुंबई उन्होंने देखा ही नहीं और मनोराम जी युवा होते ही मुंबई आ गए और 59 की उम्र पहुँचने तक यहीं रहे। कई स्कूलों में सेवा दी। मुंबई की तहजीब, तरीका और संस्कृति उनमें अंदर तक रच बस गई थी। जब से वह मुंबई आए अपने लिए कुछ नहीं किया। वे 4 भाइयों में से तीसरे क्रम पर थे। जो भी कमाते घर भेज दिया करते, ऐसे जैसे वे खुद के लिए कमा ही नहीं रहे हों या फिर कमाई तक ही उनका अधिकार क्षेत्र हो। वे पर उनके भाइयों और उनके पुत्रों का, अर्थात मनोराम जी के भतीजों का। हर माह वो डाक खाने जाकर धनादेश मनी ऑर्डर कर दिया करते, सिर्फ अपने खर्चे काट कर। खर्चे भी क्या थे, बस खोली का किराया और दाल भाजी का पैसा। वह खोली जिसे बाद में उन्होंने साथी शिक्षकों के बहुत कहने पर खरीद लिया था। अक्सर वह स्कूल पैदल ही चले जाते थे। करना ही क्या था, बनाना, खाना और पढ़ाना। एक बार जब उन्होंने घर चिट्ठी लिख मारी कि आने जाने के लिए एक साइकिल लेनी थी, अगर कहें तो 2 माह पैसा न भेजकर साइकिल ले लें, एक सुविधा भी हो जाएगी और रेल का किराया भी बचा रहेगा। घर से दोनों बड़े भाइयों और पिताजी की तरफ से 3 पत्र आया कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ घर में बहुत से काम हैं, खेती बाड़ी के, पहले वो ज़रूरी है, ना हो तो खोली ही बदल लो, स्कूल के पास लेना ही ठीक रहेगा, रेल का किराया बचा रहेगा, वैसे भी खोली का पैसा तो देना ही है, चाहे जहाँ रहो। मनोराम जी मन महसूस कर रह गए। उनकी खुद की कमाई पर भी उनका अधिकार ना था। वह करने का अधिकार अन्यत्र था और बड़ी निष्ठा से मनोराम जी इस जिम्मेदारी को उठाए हुए थे। शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। विभागीय मुखिया के इस आप्त वचन के साथ विदाई समारोह का समापन हो गया। आज तक किसी भी विदाई समारोह का समापन हमने बिना इस वाक्य के नहीं सुना। उनको क्या पता कि शिक्षक भी रिटायर होता है। अपनी रोज की दिनचर्या से, छात्रों के संसर्ग से, ज्ञान बांटने की गति से, साथी शिक्षक मित्रों से, समाज से और अपने दफ्तरी बाबुओं से, जो उनकी आधी हो चुकी आजीविका के द्रव्य देने हेतु कितनी बार ही गणेश परिक्रमा कराते हैं, उस आदर्श बोलने वाले विभागीय मुखिया से जिसका एक हस्ताक्षर अपनी कीमत निर्धारित कर जाता है, अपनी ढलती उम्र से, अपने स्वास्थ्य से और आधी हुई तनख्वाह तथा बढ़ती हुई बीमारी से, बंधे हुए हाथ से और बढ़े हुए खर्च से, इन सब को क्यों भूल जाता है मंचस्थ बुद्धिजीवी। समझ नहीं आता। गीली अश्रुपूरित आंखों से आज मास्टर जी की विदाई हो रही थी। सबसे ज्यादा दुखी तुलसीराम जी थे। उनका भी सेवा काल 1 साल ही बचा था। सत्र लाभ पर चल रहे थे वह, नहीं तो वह भी मनोराम के साथ ही विदाई पा रहे होते। आज उनका एक अच्छा मित्र विभाग से विदा हो रहा था। माख आना स्वाभाविक ही था। ऑफिस की मेज जिस पर बाबू मनोराम जी से कई पन्नों पर हस्ताक्षर कराया जा रहा था, साथ में उनके मित्र भी बैठे थे। बाबू ने पूछा तो मनोराम जी बताइए, पेंशन का क्या कीजिएगा, लीजिएगा या पूरी परिपक्वता की धनराशि आपके खाते में अंतरित करा दी जाए।
प्रक्रिया क्या है समझाइए। यद्यपि इस मुद्दे पर मनोराम जी अपने सहकर्मियों से कई बार विमर्श कर चुके थे, पर आज अंतिम दिन भी इस बात को स्पष्ट कर लेना चाहते थे। बाबू बताने लगा कि आपके पास दो विकल्प हैं। पहला ये कि आपकी भविष्य निधि में जितना धन है उसका 60% आप नकद ले लीजिए और 40% से आपकी पेंशन बना दी जाए आजीवन। और दूसरा विकल्प है कि 40% का नकदीकरण करा लीजिए और 60% से पेंशन। बस यही दो विकल्प हैं। मनोरम जी बोले, एक विकल्प और है, लेकिन उसे आप लेंगे नहीं, फिर बताने का क्या लाभ। आप ही क्या, कोई नहीं लेता उसे क्या? बताओ जरा, हम भी तो जाने। बाबू बताने लगा कि यदि आप चाहें तो अपना पूरा भविष्य निधि का धन एक मुश्त भी कर सकते हैं। फिर विभाग पूरी तरह से आपसे मुक्त हो जाएगा, कोई लेन देन नहीं रहेगा। मनोराम जी के चेहरे पर एक चमक सी उभरी। यद्यपि वह पहले से ही यही विकल्प चुनना चाहते थे, पर बाबू के सामने उन्होंने व्यक्त नहीं होने दिया। तो ठीक है, यही कर दो। वैसे भी अब हमें गांव ही रहना है, यहाँ मेरा कौन है। एक खोली है, आज तक की पूंजी, उसे बेच बाच कर गाँव चले जाएंगे अपने परिवार में। बहुत दिन तो खुद से रोटी पकाया, अब पका पकाया मिलना है तो क्यों ना खाएं। पर इस मनोभाव को छुपाते हुए मनोराम जी ने नकदीकरण वाले फॉर्म पर दस्तखत करके अंगूठा लगा दिया और दफ्तर से निकल आए। बाबू के बहुत समझाने पर भी वे नहीं माने और नहीं पेंशन लेने को तैयार हुए। कहने लगे कि कौन हर महीने आएगा पेंशन निकालने, जितना पेंशन नहीं उससे ज़्यादा तो आने जाने का खर्च हो जाएगा। और बहुत दिनों तो कमाया, अब थोड़ा परिवार के साथ भी समय बिता लें। 2 कटिंग चाय और 2 मगही पान। कहते हुए मास्टर मनोराम हेडमास्टर तुलसीराम के साथ बड़ी बेतकल्लुफी से सड़क किनारे बने छप्पर नुमा दुकान में घुस गए और कुर्सी खिसकाते हुए बोले, अरे गांव में मेरे सिवा अब है ही कौन? मैं और मेरा छोटा भाई और तीनों भाइयों के बच्चे, मेरे भतीजे और उनका परिवार, सबसे बड़ा मैं ही तो हूँ। इतने दिन बाहर रहा परदेसी बनके, अब तो अपनी वास्तविक जिम्मेदारी निभा दूँ। आखिर घर का मुखिया हूँ मैं। मेरे यहाँ हमेशा का दस्तूर रहा है कि मुखिया जो कहे सबको मानना ही है, वही पूरे परिवार की धुरी होता है। इतने दिन से समझाते समझाते तुलसीराम भी थक गए थे, फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। कहने लगे, सब ठीक है, पर एक बार का मिला धन डेहरी में रखे उस धान के समान है जो नीचे से निकालते निकालते एक दिन समाप्त हो जाता है, जबकि पेंशन उस सब्जी के खेत की तरह जो रोज थोड़ा थोड़ा उपलब्ध कराती रहती है और ख़त्म नहीं होती है। इसलिए बेहतर इसी में है कि ज़्यादा नहीं तो 40% से ही पेंशन ले लो। बुढ़ापे में कोई काम नहीं आता और एक बार में मिला धन समाप्त हो जाएगा। पर मनोराम जी को तो मानो गांव में मुखिया बनने का फितूर सवार था। नहीं मानना था, नहीं माने। बताने लगे कि जब वह गांव जाते हैं तो कैसे सारे भतीजे और उनकी बहुएं उनके आसपास आकर इकट्ठा हो जाते हैं। मजाल क्या है कि एक गिलास पानी भी खुद लेकर पीना पड़े। सब ऐसे आगे पीछे लगे रहते हैं कि क्या बताएं। उसके बदले मैं क्या करता हूँ, कहीं जुताई का पैसा तो कभी बैल खरीदने के लिए धन ही तो दे देता हूँ, और कमा भी किसके लिए रहा हूँ। कोई लेकर तो ऊपर जाऊँगा नहीं। मुंबई लौटते समय सभी दूर तक पहुँचाने आते हैं। सबकी आंखें देखी है हमने एकदम गीली होते मेरे लिए। खैर तुम नहीं समझोगे तुलसी, तुम क्या जानो भाई भतीजों का प्रेम क्या होता है। तुलसीराम चुप हो गए। अब कहने समझाने को कुछ नहीं बचा था, पर वास्तविक मित्र वही होता है जो मित्र को कभी गर्त में ना जाने दे। तुलसीराम अपनी तरफ से पूरा प्रयासरत थे। 1 सप्ताह बाद मनोराम जी का टिकट था बनारस तक का, टीचर्स स्पेशल ट्रेन से। इसमें आसानी से आरक्षण मिल जाता है। पहली बार उन्होंने स्लीपर में आरक्षण करवाया था। अब कौन सी कंजूसी, अब तक बहुत किए। इसके पहले वह हमेशा चालू में ही जाया करते, जाने खुद की मर्जी से या गांव के आर्थिक हालातों से। कुछ भी मुमकिन था। तुलसीराम से उन्होंने कहा, अब मेरे जाने के बाद इस खोली का क्या करेंगे? यदि कोई मिले तो इसे भी निकालना है और बैंक से सारा पैसा गांव में भेज देना है। कौन आएगा बार बार निकालने?
तुलसीराम ने कहा, अरे बेचना क्यों, भाड़े पे उठा देते, इसी बहाने हर महीने या 6 माह पर आ जाया करना, मुलाकात भी हो जाएगी और किराया भी ले लिया करना। लेकिन मनोराम राजी नहीं हुए। उन्हें अब मुंबई फिर से आना नहीं था। जिद कर उन्होंने अपनी खोली बेच दी। एक प्रॉपर्टी डीलर ने उसे औने पौने दामों में खरीद लिया। यदि 1 माह रुक जाते तो अच्छा मूल्य मिल जाता। लेकिन मनोराम जी मुखिया बनने के लिए इतने उतावले थे कि हर हाल में उन्हें खोली बेचनी ही थी। आज वे दिन भी आ गया। दोपहर 2 बजे की ट्रेन थी कल्याण जंक्शन से। मनोराम को पूरी रात नींद नहीं आई। सबके लिए कुछ ना कुछ खरीद लिया था उन्होंने। बर्तन भाड़ों को छोड़कर सब कुछ बांध समेट लिया था। 3 झोले और बैग, कुल इतनी ही संपत्ति अर्जित की थी उन्होंने आज तक। चारपाई उन्होंने बाजार चाय के दुकान वाले को दे दी थी। गद्दा देने लायक था नहीं। चद्दर तक समेट लिया था मनोराम जी ने। सारे पड़ोसी विदा करने आ गए, तुलसीराम जी और उनका बेटा भी। पड़ोसियों से मुस्कुराते मिलते, दुकानदारों की सलामी का जवाब देते, खुशी के आंसू भरे मनोराम जी तैयार खड़े थे। ऑटो भी आ गया था। गांव जा रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी ही है। सब ने रिक्शे पर उनका सामान रख दिया। तुलसी और उनका बेटा उन्हें जंक्शन तक छोड़ने आ गए। मनोराम जी अपने पीछे यादों का एक संसार छोड़ चल रहे थे, जिस दुनिया में उन्होंने अपनी जवानी के दिन खपा दिए थे और कान के समीप से शुरू होकर सारे बाल पकने तक मास्टरी की थी। इस दुनिया को अलविदा कह रहे थे। आज मन भारी हो रहा था। ट्रेन ने सीटी दी। तुलसी और मनोराम गले मिले और ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से तुलसी ने कहा, कोई बात हो तो चिट्ठी लिखना और कभी भी जरूरत हो तो बेझिझक चले आना। मनोराम ने उन्हें उनका वादा याद दिलाया कि जितनी जल्दी हो सके भविष्य निधि का सारा पैसा मेरे खाते में भिजवा देना गांव वाले में। और खोली बेचकर जो पैसा मिला था उसे लेकर मनोराम जी अपने गांव लौट आए। यद्यपि उन्होंने भतीजों को स्टेशन पर बुला रखा था, पर उन्हें कोई लिवाने नहीं पहुंचा। उन्होंने खुद हाथ रिक्शा किया और तन कर बैठ गए। उसमें एक चमड़े की चप्पल, थान के कपड़े की पैंट और 4 खाने के हाफ बाजू की कमीज, टेलर के हाथ की सिली, टेलर का कटिंग के लिए लगाया गया खड़िया का निशान अभी मिटा भी नहीं था, एकदम नया महकदार। उस पर भी ट्रेन में 24 घंटे की यात्रा के बाद जो विशेष गंध अनायास ही प्राप्त हो जाती, उसके साथ इस गंध के जिसका भान यात्री को नहीं होता। बेल्ट तो वो कभी लगाते ही नहीं थे। रास्ते में मिलने वालों से दुआ सलाम करते सिवान से होते घर के दरवाजे तक पहुंच गए। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि उनके आने से किसी को कोई प्रसन्नता नहीं दिख रही है। इसके पहले जब वे आते थे तो पूरा घर उनको कैसे छेंक के बैठ जाता था। स्टेशन से लेकर यहाँ तक और जब तक वे रहते तब तक हर काम उनसे पूछकर ही किया जाता। सुबह शाम नाश्ता भोजन सब हाजिर। पर क्या हो गया अब वे समझ नहीं पा रहे थे। कुछ देर के बाद छोटी बहू आई और पानी देकर चली गई, शिष्टाचार बस पैर छूकर। दोपहर से आए हुए मनोराम को मिलने घर का कोई सदस्य नहीं आया। उनका माथा ठनका। दालान में ही अपना सारा सामान रख कर वे घर के कपड़ों में आ गए। खुद नल चलाकर स्नान किया और पानी पीकर बैठे रहे। शाम को देखते हैं कि सबसे बड़ा भतीजा निकलता है और बाजार जाने के लिए मोटरसाइकिल निकालता है। पिछले साल मनोराम ने यही गाड़ी खरीदी थी। उसने सामने पड़ जाने पर अपना कक्का के पैर छुए और बिना बोले निकल गया। ना तो मनोराम जी कुछ पूछे और ना वह कुछ बोला ही था। शाम को मनोराम अपना बिस्तर लगाकर नीम के पेड़ के नीचे सो गए। दालान में उन्हें छोटी बहू भोजन करा दिया। अकेले उन्हें चौके में नहीं बुलाया गया। मनोराम जी इस बदले बर्ताव से बहुत अचंभित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हुई। मानते हैं कि उनका कोई सगा नहीं है, पर उन्होंने तो कभी इन्हें पराया माना ही नहीं।
पत्नी भी कभी साथ नहीं रही और आज जब पत्नी के साथ रहने का वक्त आया तो पत्नी ही नहीं रही। इस बीच उनका सामान दालान से निकालकर बाहर अलग से बने बैठक में रख दिया गया था, जहां बच्चों की साइकिलें और भतीजे की गाड़ी खड़ी होती थी और उनकी चारपाई भी वहीं लगा दी गई थी। घर से बाहर, अलग थलग, पूरे परिवार से दूर, शायद जो कभी उनका परिवार था ही नहीं, जिसे वे अपना मानने की गलती कर बैठे थे। ये 2 दिन उन्हें इतना अधिक लगने लगा जितना कि पूरे सेवा काल में नहीं लगा था। रह रह कर उनके सामने तुलसी राम का चेहरा और उनकी सलाह कौंध जाती। फिर दफ्तर के बाबू की। मनोराम को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उनके लिए अब गांव में कोई परिवार नहीं था। आज तक उन्होंने एक भुलावे की जिंदगी जी थी, आभासी, पर अब लौटते ही कहाँ। वहाँ की खोली भी बेच दी थी और बेच दी थी अपनी पेंशन भी। उनके नाम आज की तारीख में कुछ नहीं था। कुछ रुपयों को छोड़कर जो उन्होंने खोली बेचकर कमाया था, वह पैसा भी उन्हें अब काटने दौड़ता था। उन्हें बार बार तुलसी की नसीहत याद आ जाती। कोई ज़रूरत हो तो याद करना बेझिझक। इस परिवार से वह परिवार ज़्यादा अपना था, सोच रहे थे मनोराम जी। तुलसी राम को एक तार आया, कमिंग सून मनोराम, और पीछे एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा है, प्रिय तुलसी जी, आप ठीक ही कहते थे। संसार में अपनी ब्याहता ना हो तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई भतीजे तो अलग, यदि पत्नी ना हो तो बेटे भी काम नहीं आते। भगवान ने मुझे संतान ही नहीं दिया तो इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, जिन भतीजों को मैं आज तक अपना बेटा मानता रहा, वास्तव में वह बड़ी भूल थी मेरी। आज मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। कल दफ्तर चले जाना, यदि बन पड़े तो कागज बदलवा देना। मुझे 40% नकद और बाकी से पेंशन चाहिए। एक बात और, खोली का पैसा जस का तस रखा है। खरीदार से बात करके कह देना कि यदि वह चाहे तो कुछ और पैसा ले ले, पर वह खोली मुझे ही वापस दे दे। मैं आकर जहां कहोगे दस्तखत और अंगूठा लगा दूंगा। तुम्हारा मनोराम। तीसरे दिन मनोराम ने बनारस जाकर मुंबई की ट्रेन पकड़ ली। उनके हाथ में चालू टिकट था। आज मनोरम जी को इस बात का एहसास हो गया था कि सगा कौन है। सारे रिश्ते स्वार्थी हैं जो दौलत के लालच से बने हुए थे। लेकिन आज उन्होंने मनोराम जी को ठुकरा कर घाटे का सौदा किया था, क्योंकि मनोराम जी जब तक उनकी जिंदगी में रहते उन्हें कुछ देते ही, उनसे कुछ लेते नहीं। आज रिश्तों की सच्चाई सामने आने पर मनोराम जी के आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वे अपने परिवार के पास वापस चले जा रहे थे। वहां पहुंचने पर तुलसी जी ने और जो उनके परिचित थे सभी ने उनका स्वागत किया। सभी लोगों ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि वो यहाँ अकेले नहीं हैं, हम सब आपके परिवार हैं। बड़े बाबू उनके परिचित थे, इसलिए उन्हें नगद और पेंशन दिलाने में भी ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। समय रहते ही सारे कागजात की प्रक्रिया पूरी हुई। खोली भी उन्हें रकम ज़्यादा देनी पड़ी, लेकिन मिल गई। जब इन सब कामों से निश्चिंत हुए तो उन्होंने तुलसी जी को अपनी सारी कहानी बताई। तुलसी जी ने कहा, इतना बड़ा विश्वासघात करने वालों को क्या आप यूं ही आसानी से छोड़ देंगे? मनोराम जी ने कहा, वह मेरे सगे नाते संबंधी हैं, उनके साथ मैं कुछ करके क्या पाऊंगा? उन्होंने मुझे पराया कर दिया, लेकिन मैंने तो उनको अपनी औलाद समझकर किया था। तुलसी जी ने कहा कि जब औलाद रास्ता भटक जाए तो उसे भी सबक सिखाना पड़ता है, और वह तो आपके स्नेही स्वजन है। महाभारत में अर्जुन ने अपने ही गुरुजनों और स्वजनों के खिलाफ युद्ध क्यों छेड़ा था? सिर्फ धर्म के लिए नहीं, तो वह अपने गांडीव के बल पर सारी पृथ्वी को जीतने की क्षमता रखते थे। तुलसी जी की बात सुनकर मनोराम जी की आंखों पर अपने परिवारजनों की पट्टी उतर गई और उन्होंने भी एक फैसला लिया। वह कुछ दिन बाद गांव पहुंच गए और वहां जाकर अपनी आधी प्रॉपर्टी लेकर उन्होंने एक अनाथ आश्रम को दान कर दी। इस प्रॉपर्टी से गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाया जाए और उसके साथ उनकी शिक्षा का उचित व्यवस्था किया जाए। एक अनाथ आश्रम को दान दिए उनके भाई भतीजों ने उनसे बहुत हाथ जोड़े,
पैर पकड़े, लेकिन उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी। उनके भाई और भतीजे सन्न रह गए, क्योंकि उन्हें मनोराम जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जिन मनोराम जी ने बिना अपने भाई के आगे के कदम नहीं उठाया था, आज उनका तिरस्कार उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। ये उन्हें भी समझ में आ चुका था और उन्हें उस तिरस्कार का एक सबक भी मिल चुका था। मनोराम से अपने पेंशन के सहारे अपनी खोली में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगे। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।